और ज़्यादा हिल रही है और हिलते हिलते वो अपना सिर पूरा घुमाना शुरू कर देती हैं। जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे एग्जॉर्सिज्म होता है। जिन लोगों में आत्माएं आई होती हैं, कुछ छाया आई होती है, कुछ बुरी बलाएं आई होती हैं, वो उतारी जाती है। वो इतनी ज़ोर से काटती है कि उनकी बाजू से खून निकल आता है। एक लाल रंग की पोटली होगी जिसको खोलोगे तो उसमें से काले रंग के बाल निकलेंगे तुम्हारी बेटी के। वो पोटली तुम्हें खोल कर बहानी है गंगा में, और फिर ऐसी रूहें हटती नहीं है। वो इंसान को मार कर ही जाती थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों की स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं और ढेर सारा प्यार कमेंट्स में देने के लिए, डीएम्स में देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आज की स्टोरी एक ऐसे परिवार के बारे में है, एक ऐसे रिश्तों के बारे में है जो बहुत ज़्यादा उलझ गए, जिनको सुलझाना अब तो मुमकिन ही नहीं है। मतलब आप किसी से कितना भी प्यार कर लो, किसी के लिए कितना भी कर लो, कुछ लोगों की कोर नेचर, कुछ लोगों के मन में जो होता है ना, वो कभी नहीं बदलता आपके लिए। उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। सो ये ऐसी फैमिली थी जिसको सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं और जाना पड़ा, कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार में इतनी सारी चीज़ें घटित हो गई। सो ये स्टोरी है एक पंजाब के एक ऐसे परिवार की जो अब शिफ्ट हो चुका है बैंगलोर में। पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे रहती है। सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम अ बॉय। सो ये लड़का जब छोटा था तब इसके साथ इंसिडेंट हुआ था ये। सो इसकी दादी, इसके पापा और इसकी मम्मा कहीं पे जा रहे होते हैं और इसकी बुआ घर पे ही होते हैं। तो वो कहता है कि तुम अपनी बुआ के पास रुको और हमें कहीं पे जाकर आना है, कुछ काम है 3 दिन का, हम वापस आ जाएंगे। वो कहता है कि यार आप हर साल ऐसे ही मेरे बिना चले जाते हो, मुझे भी जाना है, मुझे नहीं पता। कुछ 11-12 साल इसकी उम्र रही होगी जब ये चीज़ हुई थी इसके साथ। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तुम क्या करोगी जाके, इट्स वेरी हेक्टिक जर्नी, हमें जाना है, हमें आना है, फ़्लाइट्स कैच करनी है, इट विल बी वेरी हेक्टिक फॉर यू, तुम घर पे रहो। वो कहते हैं कि नहीं, मेरे को आज जाना ही जाना है। आप दादी मुझे हमेशा ऐसे भिला फुसला के छोड़ जाते हो, मैंने जाना ही जाना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो फिर हमारे साथ। उसकी दादी, उसके पापा, उसके मम्मा उसको भी अपने साथ वहाँ पे ले आते हैं जहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। और विलेज का नेम डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ। सो हाउएवर दिस इज़ नियर बाय टू लुधियाना, वहाँ की स्टोरी है। तो वहाँ पे आते हैं ये लोग और वहाँ पे ना आकर किसी बाबा जी से मिलना होता है इनको। वहाँ पे आके एक बहुत ही बड़ा हॉल सा होता है और संगत बैठी होती है ढेर सारी। वो आते हैं और वो अंदर जाकर ना एक जगह पे लेफ़्ट साइड पे हॉल होता है, वहाँ पे जाके वैसे बैठ जाते हैं। और ना बैठने के बाद ना वो एकदम से जो स्पीकर्स लगे होते हैं सारी जगह, वहाँ पे अलग ही माहौल होता है। मतलब मंत्रास की चांटिंग हो रही होती है, प्रवचन शेयर हो रहे होते हैं। ऐसे ही वो अपनी मम्मा का ना नोकिया का फ़ोन पकड़ता है, उसमें स्नेक और जो गेम आती थी स्नेक वाली, वो खेलने लग जाता है। और ना वो इतना, मतलब बच्चे जब एक बार बस फ़ोन में गुम हो जाए, वही पहले हम स्नेक्स में गुम होते थे, अब की और बहुत सारी गेम्स आ गई हैं, वही सेम स्टोरी इसकी थी। वहाँ पे बैठा हुआ है संगत के साथ। इसकी दादी वगैरह थोड़ा आगे होके बैठे हैं, इसको बोल के गए हैं कि बेटा तुम पीछे बैठना अपनी मम्मा के साथ। इसकी दादी और पापा आगे जाके बैठ गए हैं। और ना वैसे थोड़ी देर में ना कुछ आधा घंटा बीतता है, कुछ 45 मिनट्स बीतते हैं, कुछ ना साउंड चेंज होती है स्पीकर्स में। और वो साउंड ना कुछ ऐसी सी म्यूज़िक सॉर्ट ऑफ निकलती है। वो जब म्यूज़िक निकलता है ना, एक बहुत अलग सा डिफरेंट सा म्यूज़िक था जिसको वो डिफ़ाइन भी नहीं कर सकता कि कैसा सा था। वो जब म्यूज़िक बढ़ना शुरू होता है ना, उसके सामने एक आंटी बैठी होती हैं जो कि अपना सिर हिलाना शुरू कर देती हैं, हल्का हल्का ऐसे 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 ऐसे। धीरे धीरे ना वो अपनी बॉडी भी हिलाती हैं, धीरे धीरे वो शेक कर रही हैं बिकॉज वो चौंकड़ी मारकर जैसे बैठी है, वो शेक कर रही है। म्यूज़िक बजता रहता है। उसका ध्यान ना हट के, फ़ोन बिल्कुल हट चुका है ध्यान उसका। अब उसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ उस सामने वाली आंटी पे है जो और ज़्यादा हिल रही है और हिलते हिलते वो अपना सिर पूरा घुमाना शुरू कर देती हैं। जैसे हमने अक्सर लोगों को देखा भी होगा किसी वीडियो में, नहीं तो रियलिटी में, किसी जगराते में, कभी ना कभी हमने ये एक्टिविटी ज़रूर नोटिस करी होगी। तो वैसे ही वो भी उसके सामने, वो आंटी वैसे ही सिर हिला रही है और बहुत ज़्यादा कांप रही है, बहुत ज़्यादा कांपने लगती है। और धीरे धीरे ना वो उसी पोजीशन में, उस चौंकड़ी वाली पोजीशन में, वो स्क्वाट वाली पोजीशन में ही आगे बढ़ने लग जाती है। और वो देखता है, वो इतना ज़्यादा घबरा गया होता है कि वो ऐसे अभी तक इधर उधर नहीं देख रहा था। वो सिर्फ अपनी जो सामने आंटी बैठी हुई थी उन पे फोकस किया हुआ था उसने। जैसे ही आसपास देखता है, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से जो उसके आसपास ही बैठे थे
वही लोग वैसी सेम एक्टिविटी करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता, अपनी मम्मा से भी पूछ नहीं पाता। वो बस अपनी माँ का हाथ पकड़ के ऐसे बैठ जाता है। उसकी मम्मा उसको समझ जाते हैं और उसका हाथ ऐसे सहलाने लग जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद वो लोग घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जैसे ही कार में बैठता है, वो उसी टाइम पे जैसे उसके मम्मा उसको पकड़ते हैं कि बेटा इधर आके बैठो। वो देखते हैं कि इसको तो बहुत तेज़ बुखार है, मतलब डर के मारे इसको बुखार ही हो गया इतना तेज़। तो वो अपना वापस जाना थोड़े दिन के लिए डिले कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम अभी यहाँ पे ही थोड़े दिन रुकेंगे, जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी हम वापस ट्रैवल करेंगे और एक बार बाबा जी को भी ज़रूर दिखा के जाएंगे कि हम ऐसी कहीं जगह पे आए थे कहीं बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया है। और वो घर आते हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा उस टाइम पे जो प्री टीन एज होती है ना, ये 11-12 साल वाली, इस एज में ना बच्चे बहुत ज़्यादा रिबेलियस होते हैं और कुछ बच्चे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे ही इसकी नेचर थी, इसको सब कुछ जानना था, हर चीज़ जाननी थी। तो अपनी मम्मा से पूछता है कि मुझे बताओ कि व्हाट वाज हैपनिंग देयर, कि हुआ क्या था वहाँ पे। आपको पता है मैं कितना डर गया था, अब मुझे ऐसी किसी जगह पे लेके कैसे जा सकते हो। उसकी मदर उसको एक्सप्लेन करती है, बेटा जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे एग्जॉर्सिज्म होते हैं। जिन लोगों में आत्माएं आई होती हैं, कुछ छाया आई होती है, कुछ बुरी बलाएं आई होती हैं, वो उतारी जाती हैं। वो बाबा जी बहुत ही पावरफुल है और वो इन चीज़ों से हम लोगों की प्रोटेक्शन करते हैं। तो कहते हैं कि हम लोग फिर वहाँ क्यों गए, अगर वहाँ पर स्पेसिफिकली यही काम होता है तो हमारा वहाँ जाने का क्या मोटिव था। तो उसकी मम्मा चुप हो जाती हैं। उसके डैड भी अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं और उसकी दादी उसको कहती हैं कि बेटा आई गेस दिस इज़ द टाइम यू शुड नो। तो वो उसको एक ऐसी स्टोरी बताते हैं जब उसके पापा भी अनमैरिड थे, जब वो इस दुनिया में ही नहीं था और वो लोग पंजाब में रहते थे, जब उसकी दादी का घर पंजाब में था। सो दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ अ नियर बाई विलेज जहाँ पे वो लोग रहते थे। बहुत हंसी खुशी अच्छा परिवार था। इसकी 2 बुआ थी जिनकी अब उनमें से एक की डेथ हो चुकी है, एक बुआ जो इसके साथ रहती है और इसके पापा। ये तीनों उसी फैमिली में उसी घर में रहते थे जिसको भी ये छोड़कर आ चुके हैं। उसकी दादी बताते हैं कि उसकी बुआ बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी। दोनों बुआ एकदम फेयर कलर, पिल्ली सी आंखें थी, ग्रेइश कलर की आंखें थी और इतनी ज़्यादा पतली पतली सी लंबे से बालों का रंग भी हल्का भूरा था। दोनों बुआएं इतनी प्यारी, इतनी स्वीट और उतनी ही प्यार से बात करने वाली, इज्जत से रहने वाली वैसी थी। इतने परिवार पे इतना प्यारा परिवार था इनका। इसके जो ग्रैंडफादर थे वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे, दादी हाउस मेकर थी और पापा इन दोनों बहनों से छोटे। और उसकी जो दोनों ही बुआएं थी ना, वो दोनों ही बहुत चुलबुली भी थी। कहीं ना कहीं वो ना ऐसे हर छोटी छोटी चीज़ों पे शरारतें करना, नटखट सी रहना, और इनके खेत भी थे। तो वो लोग बहुत ही खुश सुखी परिवार था एक। और उनका घर तो देखने वाला, इतना सुंदर, इतना प्यारा। घर में एंटर होते ही सीधा गार्डन जो अब उजड़ चुका है बिकॉज उसको मेंटेन नहीं किया गया। उसके आगे एक वरांडा, उसके आगे घर बना हुआ था। घर कुछ सेमी मॉडर्न सा था उस टाइम के हिसाब से, बहुत ही प्यारा। हुआ ये था कि उसकी बुआ किसी तरह से पोजेस हो गई थी। उसकी वही छोटी बुआ जो आज उसके साथ रहती है, उसमें एक आत्मा का वास था, एक ऐसी आत्मा का जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। ये सब तब होना शुरू हुआ जब एक दिन वो लोग कहीं किसी मेले से आ रही थी और सिर्फ दोनों बहनें गई थी बाकी के अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के। वो लोग वापस आई और वो कह रही है कि मम्मा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, दुख सा रहा है, मैं जाकर रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करके उठती है, कहती है मुझे भूख लग रही है। वो खाना खाना शुरू करती है। 1 चपाती, 2 चपाती, 3, थोड़े राइस खाती है, फिर 4, फिर 5। इसके बाद उसकी मम्मा भी कहती हैं कि तू ऐसे कैसे खाना खा रही है, पूरा दिन कुछ खाया नहीं क्या। मजाक कर देती है उसकी बड़ी बहन भी कि हाँ ये तो पूरा दिन से भूखी है, इसको और खिला दो। वो इस तरह से करते करते 10 चपाती खाती है। उस दिन तो उसको कोई भी नोटिस नहीं करता, कोई भी उस चीज़ का मानता भी नहीं है कि कोई बात नहीं, कभी कभी तो भूख लग सकती है। वो मिडनाइट उठती है और मिडनाइट जाकर अपने घर में जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी, पकी हुई, जितना भी खाना पड़ा हुआ था, वो सब ख़त्म कर देती है। अगले दिन जब सब सुबह उठते हैं
तो कहता है कि खाना कहाँ पे गया, मैंने इतनी रोटियां बना के रखी थी, गाय की बना के रखी थी, इसकी बना के रखी, किधर गई? वो कहती है कि मुझे नहीं पता। और उसकी बड़ी बहन ना उसको ऐसे देखती है कि झूठ क्यों बोल रही है, रात को तो ही तो उठ के खा रही थी, तेरे को भूख लगी थी। कहती है ऐसे क्यों बोल रही थी, मैंने नहीं खाया, मेरे पे क्यों बात ला रहे हो, मैंने नहीं खाया है। उसको याद ही नहीं होता है कि वो इतना सारा खाना खा गई है। और यही बात बढ़ते बढ़ते अगले दिन भी, तीसरे दिन भी वो खाना खाती रहती है। वो चीज़ें इतनी इंटेंसिफाई हो जाती हैं कि अब उसकी मम्मा डरने लग जाते हैं, उसके पापा भी डरने लग जाते हैं कि अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया है, कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है इसमें। अब वो खाना पागलों की तरह खाने लग जाती है और उसको अगर खाना ना दो तो वो इंसानों को काटने लग जाती है। वो यहाँ तक कि अपने पापा, जिनके वो कुछ कहती भी नहीं थी, जी के अलावा बात भी नहीं करती थी, उनको भी काट देती है। वो इतनी ज़ोर से काटती है कि उनकी बाजू से खून निकल आता है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इसको कुछ हो गया, ये हमारी बेटी नहीं है। उसको एक बार रस्सी से, कुर्सी से बांधने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, पुराने ज़माने में लक्कड़ की चेयर्स होती थी और पीछे एक मैश का काम किया होता था जो कि प्लास्टिक वर्क होता था। वैसे ही एक चेयर पे उसकी बुआ को बांध देते हैं। जब उसको बांधा होता है और उसको कुछ खाने को नहीं देते हैं तो खुद को खाना शुरू कर देती है। वो इस तरह से अपने ऊपर बाइट करती है कि वो अपना मांस ही उतार लेती है। और वो जब उसकी दादी उसको बात बता रहे थे, उसको याद आया कि उसकी बुआ की यहाँ पे आम पे एग्जैक्ट एक निशान है जो कि एक चोट का बताया गया था उसको आज तक, लेकिन वो चोट का नहीं था। वो उसकी बुआ ने उस टाइम पे खुद को ही बाइट की हुई थी और वो मांस वहाँ से निकाल उखाड़ कर खा लिया था। अपना ही मांस उस लड़की ने खुद खा लिया था। आई मीन इमेजिन, एक लड़की जो अच्छी भली थी, अच्छा भला उनका सुखी परिवार था, उसमें एक ऐसी आत्मा आ गई जो उसके साथ ऐसी हरकतें कर रही है। उसके बाद उसके पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं। अब वो मंदिर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही है। जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। इसी तरह से उनको उस टाइम पे वो बाबा जी मिले थे। वो कहते हैं पहले तो आप अपनी बेटी को बेड से बांध दीजिए या किसी ऐसी चीज़ से बांधिए जिससे वो हिला ना पाए, जिसको वो उठ ना पाए, जिससे वो हिल ही ना पाए। क्योंकि पिछले ही रात, जिस रात उन्होंने जाना होता है, उसी रात वो कुर्सी के समेत छत से गिर जाती है, फिर भी वो बच जाती है किसी तरह से। और उसके बहुत सारी चोटें लगी होती हैं, बहुत सारा खून बहा होता है। और उसकी माँ के बारे में सोचो, जिसको ये मौका भी नहीं मिल रहा था कि वो अपनी बेटी का खून साफ कर दे या कुछ कर दे, क्योंकि वो उसी टाइम पे उन लोगों पे अटैक कर देती थी। अब उसको बेड के साथ बांधा गया होता है और वहीं पे उसका सिर्फ जिंदा रखने के लिए, उसकी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए वो लोग सिर्फ उसको उतना ही फीड कर रहे थे, उतना सा पानी देना, उतना सा खाना देना जिसको वो मुंह से निकाल देती थी। बस पानी के ज़रिए वो 3 दिन और ज़िंदा रही। 3 दिन उस परिवार पे कैसे बीते होंगे, सोच कर देखो। तीसरे दिन गुरुजी वहाँ पे घर पे आते हैं और वो सारा मुआयना करते हैं कि ठीक है, ये सब चल रहा है। वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में कोई बंधन है, वो ढूंढो। एक लाल रंग की पोटली होगी जिसको खोलोगे तो उसमें से काले रंग के बाल निकलेंगे तुम्हारी बेटी के। वो पोटली तुम्हें खोल कर बहानी है गंगा में, और उसको जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि तुमने बहुत टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है। और वो रूह इसके साथ जितना ज़्यादा अटैच होती जाएगी उतना ज़्यादा इसके लिए नुकसान होता जाएगा। और फिर ऐसी रूहें हटती नहीं हैं, वो इंसान को मार कर ही जाती हैं। और ये साफ साफ इन्हीं शब्दों में उन बाबा ने उसकी माँ और पिता को कह दिया था। अब वो पूरा घर छांट मारते हैं लेकिन उनको वो बंधन नहीं मिलता। वो हर टाइम हर जगह वही बंधन ढूंढ रहे होते हैं। और उसकी बेटी उसको देखकर वहाँ से हंस रही होती है, कुछ नहीं हो पाएगा, मैं यहीं रहूँगी, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी, ये मेरा घर है। बार बार उसकी आवाज़ बदलती जाती है, लड़की से उसकी लड़कों तक की आवाज़ बदलती जाती है, जो कि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा डराती है। वो हमेशा अपने कान बंद कर लेती थी या उस कमरे में ही नहीं जाती थी, अपनी बेटी की हालत देख ही नहीं पा रही थी। उसने अपने कपड़े तक फाड़ रखे थे।
वो उसको कवर करते थे तो वो अपनी चादरें हटा देती थी, सब कुछ ऐसे कर देती थी। उस टाइम पे उसकी जो बड़ी बुआ थी वो उस रूम में गई थी और उसने उससे बात करने की कोशिश करी। और अक्सर ना जो आत्माएं ऐसी डेविल होती है ना, इनमें बहुत पावर होती है, ये तुम्हें छलावे में फंसाना चाहती हैं। वो थोड़ी देर के लिए ना उससे बात करने देती है उसको और कहती, दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, देखो ना दीदी मेरे हर जगह से ज़ख्म हो रखे हैं, मेरे सारी जगह से खून निकल रहा है। वो एक्चुअल में जो चीज़ें हम देखते आए हैं, जो हम सुनते आए हैं, वो एक्चुअल में चीज़ें होती हैं, वो रूहें ऐसे करने देती हैं। और जैसे ही वो थोड़ा सा पास जाती है, वो एकदम से उसको पकड़ लेती है और उसको खींच लेती है अपनी ओर, और वो भाग जाती है। वो उसको खींचती है, पटकती है और अपनी रस्सियाँ खोलकर भाग जाती है। वो इस ही फिराक में थी कि मैं कैसे ही भागूं यहाँ से, और मैं कैसे इस जिस शरीर में हूँ मैं इस शरीर को कष्ट दूँ और इस परिवार को दुखी करूँ। वो जैसे ही भागती है, उसकी दीदी का एकदम से ध्यान पड़ता है बेड के नीचे गिरी हुई उस पोटली पे, जिस कमरे में वो आकर चेक भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ दूर दूर से देखकर अलमारियाँ चेक कर गए थे, बाकी चीज़ें चेक कर गए थे। जिस बेड पे उस लड़की को बांध रखा था, जिस पोटली से उसको दूर करना था, वो उसी बेड के नीचे थी। वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी, एक के बाद एक, हर घंटे हर सेकंड वो चीज़ बढ़ रही थी, और इन लोगों को कितनी देर तक पता ही नहीं चला। काफ़ी देर बाद जब वो पोटली मिली, उसी पोटली की तरह वो किसी तरह से वहाँ से गए, उस लड़की को साथ लेकर गए, उसको गंगा में जल प्रवाह किया गया और वो लड़की वापस आई। अब वो लड़की ठीक थी, वो पोजेस्ड नहीं थी। उसका इलाज डॉक्टरों से शुरू करवाया गया। डॉक्टर्स भी देखकर बड़े हैरान हुए कि इतनी पुरानी चोटें आप लोगों ने आज तक दवाई नहीं लगाई इस पर, इसका तो फ्रैक्चर हो रखा है पैर, ये चलकर कैसे आ रही है, ये सब कैसे हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें, पूरा गांव में ये बात फैल जाती है कि कुछ तो चल रहा है इनके परिवार में, कुछ तो हो रहा है इधर। वो बाबा जी के पास जाते हैं, लेकिन आज जब वो उन्होंने बाबा जी के पास जाना होता है और वो ठीक होती है लड़की, वो अंदर फिर भी नहीं जाती है, वो वहीं पे रुक जाती है और वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी। तो उसके मम्मा और उसके पापा चुपचाप अंदर जाते हैं, उसकी बहन और उसके भाई को उसके पास छोड़ के, और बाबा जी पीछे वाले रास्ते से पकड़कर उसको पकड़ते हैं और अंदर ले जाते हैं 2 सेवकों के साथ। और उसके बाद वो लोग उसके जो भी चीज़ें कर सकते थे, जैसे भी कर सकते थे, मंत्र उच्चारण, सिद्धियों की मदद से जो भी कर सकते थे, वो करना शुरू करते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि उस लड़की में एक रूह ने उस पर तो तंत्र मंत्र की वर्षा कर दी थी किसी ने, सिर्फ उस पर नहीं, उसके पूरे परिवार पर करती थी। और वो लोग कहते हैं कि मैंने उस आत्मा का प्रकोप तो ख़त्म कर दिया जो सिर्फ इसके लिए थी, जो इसको हानि पहुंचाने आई थी, लेकिन जो अभी आपके परिवार पे बनी हुई है ना, उसका भी सारा असर इसी पे हो गया, क्योंकि इसका तो सारा कुछ, इसकी बॉडी, इसकी एनर्जी, इसके काबू में ही नहीं था कुछ भी। तो इस पे तो सारी चीज़ों का असर हो गया है, इससे वो चीज़ें हटानी पड़ेंगी। जो भी थोड़ी सी आत्माएं हैं, जो कुछ काला जादू है, वो सबका असर सबसे ज़्यादा आपकी इस लड़की पे है। इसको उस घर से दूर रखो, थोड़े दिन रहेगी ये आश्रम में, आप चाहें तो इसके साथ रुक सकते हैं। उन्होंने वैसा ही किया। अब सिर्फ बाप और बेटा घर में जाया करते थे, घर की तलाशी लेते थे, देखते थे कि वो चीज़ आखिर छुपाई कहाँ गई है। और फिर एक दिन उस गार्डन से, जो वो सुंदर सा गार्डन उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, वहाँ से एक जगह की मिट्टी खुदी हुई लगी उनको। उन्होंने वो मिट्टी हटाकर देखी, काफ़ी खोदने के बाद उनको एक काले कपड़े में हड्डियों समेत कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। वो उसको निकाल कर लेकर आते हैं बाबा जी के पास और दिखाते हैं। वो उन चीज़ों को सेंस करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में से किसी ने किया है, तुम्हारे अपने खून के रिश्ते में से किसी ने ये किया है, और तुम अब घर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ना फिर भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। वो सबको काले धागे पहनाते हैं, वहाँ की विभूतियाँ देते हैं, सब कुछ पॉसिबल जो उनके हाथ में होता है वो सब प्रोटेक्शन के लिए उनको दे देते हैं, और उनको कहते हैं कि अब तुम अपने घर में जाके रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे घर में अब कुछ नहीं है। वैसा ही वो लोग करते हैं और वो घर पे चले जाते हैं।
और उसके बाद ना वो लेकिन बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं कि कुछ तो ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। और बाबा जी के पास तो वो जाते ही जाते हैं कॉन्टिन्यूटी में, हर हफ्ते के हफ्ते जब वहाँ पर सारे की सारी संगत आती है, वो लोग भी वहाँ पे जाते हैं, माथा टेकते हैं और अपने जो भी उनको उपाय करने को बोलते हैं वो वैसे रिलीजियसली उस चीज़ को करते हैं, क्योंकि उनके दुख के समय पे उन्होंने ही उनकी हेल्प करी थी। ऐसा चलता रहता है। एक दिन बाबा उनको बोलते तुम पे फिर से कोई वार होने वाला है, बच जाना। कहते हैं कौन करेगा? तो बाबा जी कहते हैं कि वही करेगा जो आज तक तुम्हारे साथ ये सब करता है। और अगर तुम मेरी मानो तो तुम 3 बजे रात को जागते रहना, क्योंकि ऐसी क्रियाएं करने लोग अक्सर रात के 3 बजे आते हैं। 12 से 3 बजे तक सतर्क रहना, तभी उसी टाइम पे कुछ ऐसा होगा। वो लोग वैसा ही करते हैं। अब हर रोज़ हर रात को नींद तो किसी को भी नहीं आ रही होती है, लेकिन एक फैमिली मेम्बर की ड्यूटी ऐसी होती है कि वो जागेगा ही जागेगा। तो इस तरह से वो लोग कमरों में ही रहते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम सो रहे हैं, लेकिन वो जागते रहते हैं। और एक रात को ऐसा ही होता है, एक आदमी की खोदने की आवाज़ आती है। वो दबाकर सारी की ग्रास सही करके जा ही रहा होता है कि उसका बड़ा जो उसके पापा होते हैं, इस लड़के के पापा, वो उसको पकड़ लेते हैं। कहते हैं भाई तुम, मतलब उसके ग्रैंडफादर के भाई ही ये सब कर रहे थे। I mean, तुम अपने ही भाई के परिवार के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? और वो उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुमने ये सब क्यों किया? जब वो पूछ रहे थे, जब वो ऐसा सब कर रहे थे, उतनी देर में उनका बेटा गड्ढा खोद रहा होता है और वहाँ से कौवा निकलता है। एक कौवा जो खून में लिपटा हुआ है, वो वहाँ पे पड़ा होता है। और वो उसको देखकर ऐसा हो जाता है कि शिट, ये मैंने क्या देख लिया। उसकी बड़ी बुआ भी वो चीज़ देखती है और उसकी बड़ी बुआ उस कौवे को निकाल लेती है। और उसका जो चाचा होता है वो ज़ोर से हंसने लग जाता है। लगा लिया हाथ मेरे ढूंढने को, यही तो मैं चाहता था। और उतनी देर में उसके पापा उसको पूछता है कि तुम मेरे साथ इतना कुछ क्यों कर रहे थे? उसके दादाजी बहुत गुस्से में होते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो उनके भाई उनको बोलते हैं जब मैं इस लड़की के लिए रिश्ता लेकर आया था घर में, सबको बताकर कि इसका रिश्ता मैं कराऊंगा, और तुमने उसको मजाक मजाक में टाल दिया, मेरे दोस्त को भेजे हुए घर को इंसल्ट किया कि ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, हमारी बेटियां तो इतनी पढ़ी लिखी हैं। मैंने सोचा कि तुम्हारी बेटियां ही नहीं बचेंगी तो मेरी इज्जत को जो भी मजाक बना था वो कभी किसी को याद ही नहीं रहेगा। तुम्हें पता है जब मैं निकलता हूँ ना, सब मुझ पे हंसते हैं कि तेरे भाई ने भी तेरी नहीं सुनी, ना तुझे घर दिया, तेरा घर देख और उसका घर देख, तेरा काम देख और उसका काम देख, फिर भी मैंने तेरे बच्चों के लिए अच्छा चाहा और तूने मेरे साथ ये किया, तूने मेरा भेजा हुआ रिश्ता रुक करा दिया। आई मीन, कैसे तुम इतने ग्रजेस रख सकते हो अपने ही ब्लड रिलेशंस में? कैसे तुम इतना सब कुछ कर सकते हो? और जब वो ये सारी बातें सुना रहा था ना, वो एक बार उसने इस भाई की ओर देखता था और एक बार अपनी उस भांजी की ओर देखता था जिसने उस कौवे को हाथ में रखा हुआ था, और उसके हाथ लिटरली कांप रहे थे। और उस लड़की के बारे में सोचो, छोटी सी, जिसके मतलब कोई कसूर ही नहीं था। उसका ये गलत था कि उसने अपने फ्यूचर के बारे में बेटर सोचा, या उसका ये गलत हुआ कि वो ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ भाई भाई की रिस्पेक्ट नहीं करता। अब ये चीज़ इतनी इंटेंसिफाई हो चुकी थी कि बाबा जी को अगले दिन बुलाया गया, घर के बारे में पूछा गया। बाबा जी घर में भी नहीं आए। उन्होंने वहाँ से मिट्टी को उठाया, टेस्ट किया और बोला कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया गया है कि तुम्हारी जनरेशन्स आगे तक इस घर में नहीं रह पाएंगी। मतलब कुछ चीज़ें कितनी ही भयानक हो जाती हैं, कितनी ही ज़्यादा दर्दनाक, खौफनाक हो जाती हैं। उन्होंने ये तक कहा कि अगर इस घर में कोई भी अभी गर्भवती भी है, कोई पेट से है, तो उसका भी आगे जो बच्चा होगा वो भी इस घर में नहीं रहेगा। और ना ही आप इस घर को बेच सकते हो, क्योंकि आप इस घर को जब भी बेचोगे, इससे जो पैसा आएगा वो पैसा भी किसी की जान लेकर जाएगा। और वही हुआ भी। जब उन्होंने 2011 में इस घर को सेल करने का ट्राई किया तो उनकी बड़ी बेटी की डेथ हो गई। उसकी बड़ी बेटी के हस्बैंड ही वो डील लाए थे। उनकी बड़ी बेटी के हस्बैंड ने ही ट्राई किया था कि मेरा तो इस घर से कुछ लेना देना नहीं है, हम ट्राई कर लेते हैं। वो डील करके जा ही रहे थे फाइनल कि दोनों की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई।
कुछ चीज़ें हम लोगों की समझ से बहुत परे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझ ही नहीं सकते हैं। और इसी कारण उसकी दादी माँ आज तक उन बाबा के पास आती हैं और उसकी छोटी बुआ के लिए वो सारी चीज़ें लेकर जाती हैं जिससे कि उसको प्रोटेक्ट कर पाए। पर कमाल की बात तो ये है कि उसकी छोटी बुआ इतनी बार पोजेस हो चुकी है अभी तक कि उसका कोई काउंट ही नहीं है। उसके बाद जो उसकी दादी ने उसके साथ शेयर किया कि उसकी बुआ के साथ क्या क्या हुआ, वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। उस लड़की की क्या ही कसूर था यार। और वो बुआ उसके पापा से बड़ी हैं और आज तक अनमैरिड हैं और उन्हीं के साथ रह रही है। उसके दादू टाइमली डेथ ज़रूर मरे थे, लेकिन बहुत खौफनाक दर्दनाक डेथ मरे थे। तुम किसी का हंसता खेलता परिवार कैसे उजाड़ देते हो, समझ ही नहीं आता। और उसकी बुआ जो अभी तक पोजीशंस के केस हैंडल करती हैं, कॉज उनका बॉडी की एनर्जी वो सब कभी रिवाइव ही नहीं हो पाया है, वो आज तक वैसा ही है और उनको आज तक प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। वो उस गांव में तो छोड़ो, इतने साल हो गए हैं पंजाब में ही नहीं आए हैं, बाहर ही रहते हैं और डरते हैं वो यहाँ आने से। सो गाइस, आज की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊं कि उसकी बुआ के साथ और क्या क्या हुआ था, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरे पास बहुत सारी इंसिडेंट्स पड़े हैं, तो जल्दी से कमेंट में लिख देना कि इस स्टोरी का पार्ट 2 आए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अमन के चैनल पे भी बहुत सारी स्टोरीज़ आ रही हैं, बहुत अलग स्टोरीज़ हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि वो इंटरेक्टिव स्टोरीज़ हैं। तो हम वहाँ पे बातचीत करते हुए स्टोरी सुना देते हैं। जो स्टोरीज़ मुझे लगती हैं कि वन गो में सिर्फ आपको सुना दूँ मैं, वो मैं यहाँ पे सुना देती हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पर भेज सकते हो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।